हेलो एवरीवन। रीट लेवल 1 बीएसटीसी वालों का जो पेपर है वो 17 जनवरी 2026 को हो चुका है। तो आज हम उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला है कि जैसे पेपर का लेवल क्या रहा है, दूसरा है कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो इस बार किस तरीके का रहा था और कट ऑफ क्या रह सकती है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और किन चीज़ों की जो आवश्यकता है वो प्रत्येक छात्र को इन पेपर्स को देखते हुए है। तो चलिए बात करते हैं कि जो पेपर का लेवल है वो क्या रहा है। जैसे हमारी टीम और जो छात्रों से हमारी बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का रहा है। और जब भी पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल का होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि अमूमन जो कट ऑफ है वो कम जाती है, लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई था और जो पोस्ट हैं वो लगभग 5,500 के करीब है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली थोड़ी हाई भी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पे, जो है क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने इस बार जो रीट के पेपर है, जो पुराने जो रीट के पेपर हुए हैं अभी तक, उसकी तुलना में मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ। और जो कन्फ्यूज़न वाले जो 2 स्टेटमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा प्रश्नों में देखे गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए और उसके बाद में 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, 50-50% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। तो यहाँ पर भी जो कन्फ्यूज़न है ना वो बहुत ही हाई था। वहीं मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट है तो उसमें भी ऐसा था कि जैसे नॉर्मली 2 ऑप्शंस के अंदर आप फंस रहे थे, लेकिन मैच द फॉलोइंग में लगभग क्वेश्चन इस तरीके के थे कि अगर आपको एक फैक्ट पता है, एक फैक्ट की अगर आपको जानकारी है तो आप आसानी से उसको सही कर सकते हैं। वहीं स्टेटमेंट और रीज़न वाले क्वेश्चन, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस ने सबसे ज़्यादा छात्रों को प्रभावित किया है। ये सबसे ज़्यादा हार्ड प्रकृति के माने जाते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन आरएस की परीक्षा में या फिर यूपीएससी लेवल की जो परीक्षाएं होती है या यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन रीट लेवल 1 में इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ लेना ये थोड़ा सा अजीब था। वहीं देखिए लेंदी क्वेश्चन फ्रेमवर्क, मतलब ये मान के चलिए कि एक तो 64 पेज की किताब वाला इन्होंने पूरा पेपर बना दिया और उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो आधे पेज के क्वेश्चन है जिनको पढ़ने में ही बहुत टाइम लग रहा था। तो 2.5 घंटे के अंदर 64 पेज की जो किताब है उसको पढ़ना था, तो वो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क था। वहीं टाइम मैनेजमेंट का इशू, ये तो मान के चलिए अभी तक जितने भी पेपर रीट के हुए हैं उनमें सभी छात्रों के साथ ये वाला इशू तो रहा ही है। इन सभी पहलुओं पर देखते हुए कि अब देखते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हमारी जो टीम है और जो छात्रों से बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ये कोई परमानेंट कट ऑफ तो है नहीं। तो आप सभी इसको ध्यान से देखें कि भाई जनरल की जो कट ऑफ है मेल की वो 90+ अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है। और वहीं फीमेल के 87 क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं, और ये 87 क्वेश्चंस काट पीट के बता रहे हैं हम कि जैसे मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग आपने 1/3 की हटा के उसके बाद जोड़ने हैं कि 87 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। और वहीं ओबीसी के 88 क्वेश्चंस, वहीं ओबीसी फीमेल के 85 क्वेश्चंस, और एमबीसी मेल के 85 क्वेश्चंस और फीमेल के 83 क्वेश्चंस। अगर इससे ज़्यादा आपके बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में 100% है। वहीं एससी के 78+ क्वेश्चंस होने चाहिए और वहीं एससी जो फीमेल है उसके 75+ क्वेश्चंस होने चाहिए। एसटी मेल के लिए 78+ क्वेश्चंस होने चाहिए और जो फीमेल है उसके लिए 75+ क्वेश्चंस होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के जो मेल हैं उनके लिए 87+ क्वेश्चंस होने चाहिए और जो फीमेल हैं वो 84+ क्वेश्चंस ला रहे हो तो उनका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो 150 क्वेश्चंस में से आपके इतने होने ज़रूरी हैं। 150 में से अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप 100% सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अब बात करते हैं कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। अब देखिए कि कुछ लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ है, उनके जो कट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग उनके ज़्यादा हैं, तो वो जाहिर सी बात है सिलेक्शन की दौड़ में है।
और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके सामने वो अभी दो चीज़ें कर रहे होंगे। वो दो तरीके के लोग हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं कि मेरा पेपर ख़राब हो गया, अब मेरा क्या होगा, या अब सब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे लोगों का तो देखो सीधी सी बात है, जो ओवर थिंकिंग में लगा हुआ है वो अपने भविष्य के लिए अपने आप में खतरा है। तो उसको अगर अपने भविष्य में कुछ करना है तो उसको ओवर थिंकिंग से तो बाहर आना होगा, और डेडिकेशन के साथ में कहाँ उसकी गलतियाँ हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए दोबारा से हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। अब देखिए, जो इस रास्ते पे हैं, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, और जो फेल हुए हैं उनके लिए भी मेरा एक ही प्रश्न है, या फिर जो जिनके नंबर कम बन रहे हैं उनके लिए भी मेरा एक ही प्रश्न है कि क्या आपने, और ये प्रश्न वो अपने आप से करें कि क्या आपने इतनी मेहनत या इतनी अच्छी तैयारी की थी कि आपके अच्छे अंक आ पाए। अब देखो, सक्सीड होने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना होगा, और वो पूरी डेडिकेशन के साथ करना होगा। ऐसे नहीं कि भाई एक दिन कर लिया 4 दिन सो गए, फिर एक दिन कर लिया फिर 4 दिन सो गए। तो वो जो निरंतरता का अभाव है, जो लोग फेल हो रहे हैं ना, उनका मैक्सिमम का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो उनमें निरंतरता का अभाव है। तो पहली चीज़ है, अब जैसे ये 2 ग्राफ बनाए हुए हैं मैंने, कि पहले ग्राफ में एक छात्र है जो पहले दिन 2 घंटे पढ़ रहा है, फिर 6 घंटे पढ़ रहा है, फिर 6 घंटे पढ़ लेता है, फिर अगले दिन वो 3 घंटे पढ़ रहा है, फिर 1 घंटे पढ़ रहा है। तो ऐसा जो स्टूडेंट है उसमें निरंतरता का अभाव है, वो किसी भी हालत में सक्सीड नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर एक स्टूडेंट है जो सभी जो घरेलू कार्य हैं उन सबको करते हुए, और जो भी ये सामाजिक कार्यक्रम हैं उनमें भी जाते हुए वो 5 घंटे डेली के अपनी स्टडी के लिए निकाल रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ में लगा हुआ है। ऐसे लोगों के सिलेक्शन के चांसेस 100% या मान के चलिए 99.9% तो होते ही हैं। वो 0.1% पता नहीं वो अपनी गलतियों की वजह से, या फिर कोई मान लीजिए एंजाइटी अटैक आ जाए, या फिर कुछ इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, वो प्रभावित कर सकती हैं। बाकी उसकी कंसिस्टेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता, जो व्यक्ति डेली इस पे चल रहा है। अब जो भी लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं या जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं, उनके लिए हमारा एक प्लान है कि आपको 0 लेवल से स्टार्ट करना है। आप ये मान के चलिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। लोग क्या करते हैं कि जितना मैं पढ़ चुका हूँ, इस एग्ज़ाम में मैंने पढ़ लिया, उन्हीं चीज़ों को आप बार बार रिपीटेशन में पढ़े जा रहे हैं। उनसे मैक्सिमम लोगों के साथ दिक्कत भी यही है कि वो उन नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं जो वैल्यूएबल नहीं है। मैक्सिमम जो मार्केट में आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम जो नोट्स हैं वो बेकार हैं, और जो वर्तमान जो परीक्षा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग नहीं है वो नोट्स। आप ये मान के चलें। और दूसरा, जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग पे ध्यान दीजिए। जैसे कि PYQ और सिलेबस उठाओ सबसे पहले, और इसमें आपको किसी कोचिंग की नीड नहीं है। इसमें आपको पहला काम ये करना है कि जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके PYQ और सिलेबस को उठा के और उस पर पूरी तरह से अपनी कमांड रखें, कि अगर आपको सोते हुए भी अगर आपको कोई ये पूछता है कि इसका सिलेबस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सिलेबस में ये चीज़ें हैं। मतलब इतनी तन्मयता से आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। अब देखिए कि सिलेबस को जब पढ़ रहे हो या फिर टॉपिक को, जब किसी भी टॉपिक को जब पढ़ रहे हो, तो उसमें ये देखो कि जो PYQs हैं उसमें RPSC ने और अधीनस्थ बोर्ड ने सबसे अधिक प्राथमिकता किन टॉपिक्स को दी है। PYQs को ध्यान में रखो और उसके अकॉर्डिंग ये देखो कि भाई टॉपिक्स निकालो, कि भाई वरीयता क्रम देख लो कि भाई कौन सा टॉपिक है जिसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी है, मतलब उसके 5 स्टार लगा दिए। वहीं जिस पे कम वरीयता दी हुई है वहाँ पे 1 स्टार लगा दिया, किसी पे 2 स्टार लगा दिए। अगर मान लीजिए जितना जिस टॉपिक का रोल उस पेपर में नज़र आ रहा है आपको, उतने स्टार उस पर लगाओ, और ये देखो कि भाई इसकी कितनी वैल्यू है इस टॉपिक को पढ़ने की। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना सिलेबस पूरा
कंप्लीटली सिलेबस है ना, आपको प्रिपेयर करके रखना है। अब सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा वो आगे देखते हैं कि भाई सबसे पहली चीज़ होती है सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए आप कंटेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो। अब देखते हैं कि सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है या फिर कहाँ से करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इन पंक्तियों का मतलब है कि परिस्थितियां खराब होने के बावजूद यदि हौसला हो तो संघर्ष जारी रखा जा सकता है और मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ठीक वैसे जैसे टूटी हुई नाव भी लहरों से टकराती रहती है। अब देखते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो होना क्या चाहिए। आपको कंटेंट के रूप में आरबीएससी की बुक्स को फॉलो करना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना चाहिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं, जैसे राजस्थान के इतिहास की जो बुक है वो हुकुमचंद जैन और माली वाली जो बुक है उसको फॉलो करें। और वहीं जनक सिंह मीणा की जो राजस्थान की राज्यव्यवस्था की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का भूगोल लिखा है उसको फॉलो कर सकते हैं। वहीं ऑथेंटिक बुक्स के रूप में आप किन बुक्स को फॉलो करें कि भाई जो बीए के अंदर जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर वाला है, जेएनवी वाले जो विश्वविद्यालय है जोधपुर वाला, उनकी जो प्रतिष्ठित वहाँ से जो प्रकाशन होते हैं, जिन बुक्स का प्रकाशन होता है या फिर जो प्रोफेसर हैं उनकी बुक्स का जो प्रकाशन होता है वहाँ से उन बुक्स को पढ़ें। उन बुक्स में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी कंप्लीट बुक्स पढ़नी है, आपको वहाँ पे उनकी बुक्स में से कुछ टॉपिक जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उनको वहाँ से तैयार करें, उनके वहाँ से नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर एग्ज़ाम की तैयारी में लगें। अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले जो आपके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उनकी बुक लिस्ट बतानी है या फिर पीवाईक्यू एनालिसिस करवाने हैं या फिर मैराथन सेशन लेना है या फिर पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कशन करवाना है या उसमें क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।